दोस्तों नमस्कार। भारत की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भारत की राजनीति ने कितना असर डाल दिया है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत में नफरत की राजनीति कितनी आगे निकल चुकी है, यह भी छुपा हुआ नहीं है। असल सच तो यह है कि इस देश के भीतर आजादी के बाद पहली बार संसद के भीतर की भी राजनीति शायद इस देश ने खुली आंखों से देख ली है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सत्ता इस देश के संवैधानिक संस्थानों को भी अपनी सत्ता की खातिर अगर इस्तेमाल करने लग जाएं, या फिर संवैधानिक संस्थान भी सत्ता के लिए ही काम करते दिखाई दें, तो फिर बचेगा क्या? यह सवाल शायद बीते 10 वर्षों में पार्लियामेंट के भीतर कभी गूंजा नहीं। गूंजता इसलिए भी नहीं क्योंकि विपक्ष की इतनी बड़ी ताकत कभी रही नहीं। विपक्ष में किसी भी राजनीतिक दल के पास इतने सांसद नहीं थे कि वह विपक्ष के नेता को चुन पाता। और यही वजह है कि 2014-2019 यानी 10 बरस के लोकसभा के भीतर विपक्ष के नेता के तौर पर कोई बड़ा नेता आपको एलओपी के तौर पर नजर आया ही नहीं। अधीर रंजन चौधरी इससे पहले दिखाई देते थे, लेकिन वह सिर्फ एक औपचारिक तौर पर पद पर मौजूद थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसके बाद यह सवाल वाकई बड़ा हो गया कि देश के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर जो राजनीति होती है उसमें जनता की भागीदारी तो तभी हो सकती है जब वह राजनीति करने के लिए चुनाव के मैदान में उतर जाए। और चुनाव के मैदान में जो उतरे हुए राजनीतिक दल हैं, अगर उनकी साख, अगर उनकी मौजूदगी और अगर उन पर लगने वाले आरोपों की फेरिस्त इसको अगर सत्ता अपने अनुकूल कर ले, तो फिर विपक्ष भी गायब हो जाएगा। और इस वक्त निगाहों में राहुल गांधी है, निशाने पर राहुल गांधी है। वजह उसकी शायद एक ही हो सकती है। इस देश के भीतर जो भी मुद्दे जिस भी तर्ज पर चल निकले हैं, उसमें विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा हो ना पाए और कांग्रेस और उसके नेता और संसद के भीतर एलओपी के तौर पर मौजूद राहुल गांधी, उनकी पूरी राजनीति को दागदार बता दिया जाए या फिर नियम कायदों के तहत उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, जो आज हुआ है। लेकिन राजनीति को समझना और संसद की कार्यवाही को समझना और इसके आश्रय मौजूदा इस देश की अर्थव्यवस्था के जरिए इस देश में सत्ता के कार्यक्रमों को समझना शायद तत्काल यह जरूरी है। यह सब कुछ इतना आसान होता नहीं है कि सत्ता और सरकार लग जाए विपक्ष के नेता को धराशायी करने में। सूबे का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जिन शब्दों को संसदीय भाषा में ही नहीं बल्कि सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। और लोकसभा के भीतर स्पीकर उन तर्कों को गढ़ने लग जाएं जिसके आश्रय परिवार निशाने पर आए या परिवार या संबंधों के आश्रय ये बताने लग जाएं कि दरअसल आपकी हरकत खास तौर से विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की पूरी पहल ही गलत हो रही है। यह सब कुछ इतना सामान्य होता नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है संसद के भीतर मुद्दे उठते हैं, मुद्दे देश के लोगों से जुड़े होते हैं। देश के लोग उन मुद्दों के आश्रय अपनी बेहतरी चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में मौजूदा राजनीतिक सत्ता और सत्ताधारी दल की पूरी राजनीति राहुल गांधी को घेरने में लग गई। यह किस बात का डर है जहां राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर ना बोल पाए? यह किस परिस्थितियों की साजिश है जिसमें दागदार और पूरी साख मटियामेट करने की दिशा में पूरी राजनीति चल निकले? ये बातें कोई आसान नहीं है। इस पटरी पर आप दोबारा लौटिए, उससे पहले 4-5 बातों का जिक्र आज जरूरी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है। भारत की अर्थनीति जो पारंपरिक तौर पर 1991 के बाद आर्थिक सुधार के आश्रय ही चलती चली आ रही थी,
और कॉरपोरेट के आसरे आगे बढ़ना चाह रही थी, उसी पर बड़ा ब्रेक चीन और अमेरिका के बीच के ट्रेड वार के जरिए भारत को कहां खड़ा होना है, यह संकट सरकार के सामने है। मौजूदा वक्त में भारत का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धराशायी है, रोजगार की परिस्थितियां गायब हैं। इस देश के किसानों और मजदूरों की परिस्थितियों में उन्हें लागत भी नहीं मिलती है। इस देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यहां के किसानों की आर्थिक परिस्थिति और उसमें राजस्थान भी जोड़ लीजिए, बड़ी ही नाजुक परिस्थिति में जाकर खड़ी है। पहली बार देश के भीतर यह भी सवाल है, क्या इस सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी लाभार्थियों की योजना है और उसी आसरे इस देश को चलाने की सोच है और इसके जरिए आरबीआई पर दबाव बनाया जाता है, बैंकों के आसरे पैसा निकाला जाता है और अपनी अर्थव्यवस्था, यानी अपनी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इकोनॉमी, जो पूरे संगठन को चलाती है, इस देश के तमाम लोगों को अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास पैसा दे देकर करती है। इसीलिए इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के खातों में जितना पैसा नहीं, इस देश के तकरीबन 75 पॉलिटिकल पार्टीज को ले लीजिए, जिसमें 6 बीजेपी माइनस, उन तमाम पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज को भी जोड़ते हुए सोचिए कि सबके खातों में जितना पैसा है सबको मिला दीजिएगा तो भी 3 गुना ज्यादा पैसा अकेले बीजेपी के पास पड़ा है। यह पैसा कॉरपोरेट से निकल कर आया है, यह पैसा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्टों से निकल कर आया है। लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज है कि देश के भीतर की परिस्थितियों में गवर्नेंस के तौर पर सरकार मुश्किल हालात में चल रही है और उसके बाद का संकट यह है कि अगर सरकार का मतलब मौजूदा वक्त में मोदी और शाह की पूरी सियासत है, जिससे बीजेपी के भीतर भी बड़े बड़े कद्दावर नेता घबराते हैं और आरएसएस विचारधारा के आसरे चलने का ढोंग करती है, या फिर उसे बीजेपी और बीजेपी की सत्ता के संभाले हुए नेताओं की छाया में रहकर विचारधारा का जिक्र करना पड़ जाता है, क्या यह स्थिति उनके अपने संकटकालीन दौर में गुजर रही है, जहां पर उन्हें भी बड़े बड़े निर्णय लेने हैं? और यहीं से सवाल होता है कि तब इस देश में पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर कौन सा नेता मौजूद है? विपक्ष का हर नेता और उसकी हर समझ इस दौर में हाशिए पर ढकेल दी गई है, या फिर चुनावी जीत हार के आसरे धता बता दिया गया, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने उन्हें खत्म मान लिया। जिस दिन या इस बार बिहार में तेजस्वी यादव चुनाव हारे तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? उसके बाद बंगाल का चुनाव, ममता बनर्जी विपक्ष के नेता के तौर पर वहां पर मौजूद रह नहीं पाएंगी, वो सत्ता में रहना चाहती है। तो फिर क्या उनका राजनीतिक भविष्य भी बीजेपी इस बार चकनाचूर कर देना चाहती है? और आखिरी बारी अखिलेश यादव की आएगी उत्तर प्रदेश के भीतर। यानी ये पूरा सफर है मौजूदा वक्त की उस राजनीति का, जिसके आसरे बीजेपी कौन सी चाल किस रूप में चले, यह परिस्थितियां एक एक करके अब सामने आने लगी, क्योंकि बीजेपी जानती है, आरएसएस जानती है, मौजूदा मोदी सत्ता जानती है कि सामने राहुल गांधी खड़े हैं और इनकी साख को अगर खत्म कर दिया जाए, इनकी छवि को अगर धूमिल बना दिया जाए, राजनीतिक तौर पर इन्हें मुद्दों के आसरे खड़े होने ना दिया जाए, तो फिर इससे बेहतरीन परिस्थिति राजनीति साधने की सत्ता के लिए कुछ होगी नहीं और विपक्ष एक झटके में गायब हो जाएगा। तो क्या यह एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग है जो इस देश के भीतर कभी नहीं किया गया? क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं है और इसका खुला जिक्र राहुल गांधी पार्लियामेंट से निकलकर क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके पीछे की परिस्थितियां क्या हुई, उन्हें समझने से पहले राहुल गांधी की इस बात को सुन लीजिए। I mean, लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दी, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। आप कह सकते हैं विपक्ष के नेता को कई मौकों पर इससे पहले भी बोलने नहीं दिया गया, लेकिन इस देश की संसद की पुरानी किताबों को उठाकर देख लीजिए। जब जब विपक्ष के नेता को लेकर कोई जिक्र स्पीकर करता है या फिर सदन के भीतर अपोजिशन के लीडर यानी एलओपी को लेकर कोई भी सवाल उठता है, तो उस पर विपक्ष के नेता के तौर पर जो भी व्यक्ति होता है उसको जवाब देने का मौका मिलता है, वक्त मिलता है। और ये किसी भी कालखंड में आप चले जाइए, आपको हैरत होनी नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई उस वक्त भी संसद के भीतर विपक्ष के नेता का जिक्र होते ही विपक्ष के नेता को बोलने का मौका दिया जाता था। और इन परिस्थितियों के आश्रय मोरारजी देसाई की भी सरकार बनी तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी को बोलने का वक्त पार्लियामेंट के भीतर दिया था। यानी किसी भी कालखंड में ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि स्पीकर ने अगर एलओपी यानी विपक्ष के नेता का जिक्र किया और उसके बाद उनका जवाब सुने ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आती है। अगर आज की स्थिति को देखिए तो खुद ओम बिरला साहब स्पीकर लोकसभा जिस समय लंच का टाइम 1 बजे का होता है उसके लगभग 2 मिनट पहले यानी 12:57-58 के बीच में वह कुर्सी पर आते हैं। उससे पहले बाकी जो लोग होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको बनाया जाता है कि जब स्पीकर नहीं रहेंगे तो आपकी मौजूदगी रहेगी, उस वक्त 12:57-58 पे ओम बिरला आते हैं। शून्यकाल चल रहा है, अलग अलग मुद्दों पर हर कोई अपनी बात रख रहा है। आखिरी बात केसी वेणुगोपाल रखते हैं और उसके तुरंत बाद जब घड़ी की सुई ठीक 1 बजाती है उस समय स्पीकर ओम बिरला जिन बातों का जिक्र करते हैं वह बात करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सदन के भीतर बहुत मौके ऐसे आए जब पति पत्नी, मां बेटी, पिता पुत्री सदस्य रहे हैं और खास तौर से नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि वो नियम 349 के तहत नियमों के अनुसार सदन में आचरण व्यवहार करे, यानी रिश्ते की मौजूदगी के साथ संसद के भीतर प्रतिपक्ष के नेता को लेकर जो टीका टिप्पणी खुद स्पीकर ने की, उसके बाद पहला नियम बनता है कि आप मौका दीजिए, चूंकि आरोप आप ही ने लगाया है और चूंकि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर वो मौजूद सदन के भीतर हैं, उन्हें मिलनी चाहिए वह जगह जहां पे वो अपनी बात रख सके। लेकिन एक झटके में वो कहते हैं अब सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी जाती है। इस पूरे हिस्से को जरा देखिए एक क्षण के लिए, तब बताएंगे कि इसके पीछे की परिस्थितियां इस दौर की राजनीति और सत्ता को कित मजबूरी में ले जाकर ढकेल चुकी है। प्लीज प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं आई हैं कि सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं है। और याद ध्यान दिया आपने, उसके बाद उन्होंने कहा इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है
यानी नियम कायदों का वो पालन करे। जाहिर है सीधा अटैक, सीधा हमला, सीधा आरोप, सीधा संवाद, जो कहना है कह लीजिए। इस वक्त अपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी निशाने पर हैं। और सवाल यह नहीं है कि यह आज की बात है। राहुल गांधी ने इससे पहले जब प्रधानमंत्री कुंभ पर बोल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, जिसका जिक्र उन्होंने उस दिन भी किया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, और आज भी बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उस दौर में भी, यानी उस दिन भी, जब वो सवाल उठाना चाहते थे युवाओं का, बेरोजगारी का, कुंभ में जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई भगदड़ के बीच में, उनको लेकर सवाल उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो क्या मुश्किल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं सरकार उससे घबराती है, डरती है, या फिर वो नहीं चाहती है कि मुद्दे सामने उभर कर आए? इसीलिए इस दौर में ऐसे ऐसे मुद्दों को खड़ा कर दिया गया जिससे इस देश की बेरोजगारी, इस देश के उत्पादन, इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक जिंदगी जीने के तौर तरीकों के बीच मौजूदा वक्त में जो लोग जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उससे कोई जुड़ाव ना हो। यानी एक ऐसी परिस्थिति बना दी गई, और संसद के भीतर की ऐसी परिस्थिति भी उसी लपेटे में सबको लेकर खड़ी कर गई। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी स्पीकर ने की, ओम बिरला ने की, तो क्या उनके सामने भी संकट है? अगर वो सदन को इस हिसाब से ना चला पाए जिस हिसाब से सरकार और सत्ता चाहती है, तो फिर मुश्किल होगी। कल या परसों की ही बात है, जब राहुल गांधी कुछ टीका टिप्पणी की बात हुई तो खुद स्पीकर ने कहा नहीं नहीं आप तो ज्ञानी हैं। मसला ये नहीं है, मसला है कि इस दौर में राहुल गांधी की मौजूदगी, और अगर रिश्ते की मौजूदगी देखनी है तो प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर है। और जिस दिन से वो चुनकर आई हैं उसके बाद से बार बार जब जब वो बाहर पार्लियामेंट स्थगित होने के बाद निकली और पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने एक ही कहा, यह सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई मौकों पर। और वो चुनकर भी कब आई और शपथ भी उन्होंने कब ली? उन्होंने 28/11 यानी 28 नवंबर को शपथ ली, और पहली बार प्रतिक्रिया जो थी उनकी 11 दिसंबर को आई, सरकार सदन चलाना नहीं जाती है। एक दिन पहले कल भी उन्होंने कहा, एक दिन उससे पहले सोमवार के दिन भी कहा, सदन सरकार चलाना नहीं चाहती है। यानी ये दोहरी परिस्थिति है कि विपक्ष के नेताओं की कतार को मीडिया जगह दे या ना दे, लेकिन विपक्ष के नेता और कांग्रेस के खास तौर से परिवारवाद के दायरे में भी अगर राजनीति चली जाती है तो नेहरू गांधी परिवार को इग्नोर करना मौजूदा वक्त की मीडिया के लिए कुछ मुश्किल तो होगा, क्योंकि विपक्ष कहीं होगा ही नहीं तो सत्ता और सरकार अपने भरोसे कैसे कोई तमाशा चला सकते हैं? उनकी मौजूदगी दिखानी होगी। तो शायद इसलिए एक क्षण के लिए प्रियंका गांधी जब जब इस मौके पर क्या क्या कहती रही और सदन कैसे चलता है उसको सुनिए जरा। जिस जिस चीज पे डिस्कशन मांगते हैं हाउस में वो डिस्कशन होता नहीं है, और मैंने पहली बार देखा कि सरकार की जो एजेंडा है वो डिस्टर्बेंस है। सरकार खुद नहीं चाह रही है कि सदन चले। तो क्या वाकई सरकार के सामने यह मुश्किल दौर है जिसमें वो नहीं चाहती है कि कोई भी मुद्दा ऐसा जो जनता से जुड़ा हुआ हो उस मुद्दे पर संसद के भीतर कोई चर्चा और बहस हो? तब तो अगला सवाल यही होगा कि कांग्रेस सदन के भीतर रहकर क्या करेगी? और अगर ऐसी परिस्थिति बन चुकी है तो फिर औपचारिक तौर पर एक दो सांसदों को बैठा दे और बाकी अपनी बातों को कहने के लिए एक दूसरी इमारत किराए पर ले ले और वहां अपनी बातों को हर दिन जब तक पार्लियामेंट चल रहा है वहीं अपनी बातों को रखे, और एक झटके में डेमोक्रेसी दो हिस्सों में दिखाई देने लगे। एक तरफ
पार्लियामेंट है, संसद है, उसके भीतर सरकार है, सरकार के अपने तौर तरीके हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो दूसरी इमारत से संसद चला रहा है, क्योंकि उसकी जगह, उसकी बात करना, उसके मुद्दे सब कुछ इस संसद के भीतर अलाउ नहीं है, जो कि एक इमारत के तौर पर खड़ी है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लेकिन बात और मौजूदा वक्त की परिस्थितियां शायद इसके आगे की है, क्योंकि इस दौर में हमने कहा ना, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन या फिर छत्रपों की पूरी राजनीति बीजेपी को चिता रही थी, उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद अब निशाने पर बिहार है, बंगाल है और उत्तर प्रदेश है, तेजस्वी है, ममता है और अखिलेश यादव है। लेकिन एक वैचारिक तौर पर कांग्रेस की मौजूदगी अगर पूरे देश में है और उसके नेता मान्यता प्राप्त राहुल गांधी हैं, तो फिर उनको दोबारा से उस धारा के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया जाए जिससे उनकी साख पर सीधी चोट हो, उनकी छवि धूमिल हो और हमला इस तर्ज पे हो जिससे कि अतीत की राजनीति नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति में भी नेता खुद को देखते हुए नजर आए। और यह बहुत ही सलीके के साथ इस दौर में योगी आदित्यनाथ ने संयोग से वह भी 24 घंटे के भीतर कर दिया। भारत जोड़ो, भारत तोड़ो था। दक्षिण में रहते हैं तो उत्तर पर निशाना, उत्तर में रहते हैं तो दक्षिण पर निशाना, विदेश में रहते हैं तो भारत पर निशाना। इन तमाम राजनीति के बीच या बोले गए शब्दों के बीच हो सकता है आपके भीतर एक सवाल हो, उत्तर भारत की आर्थिक परिस्थितियां दक्षिण भारत की आर्थिक स्थितियों से खराब क्यों है? उत्तर भारत के तमाम राज्यों पर बीजेपी की सत्ता है, दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। वो केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश में सहयोगी है। लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर ध्यान दीजिएगा तो दक्षिण भारत की स्थिति अच्छी है और बीजेपी की सत्ता जहां जहां है वहां पर आर्थिक स्थिति डामाडोल है। इन बातों को लेकर चर्चा नहीं होगी। राजनीतिक तौर पर निशाना कैसे किस रूप में गढ़ा जाए, बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की मौजूदगी कम से कम कर्ज लेकर, कम से कम भारत को बाजार बताकर, कम से कम भारत की करेंसी को लेकर, कम से कम भारत के भीतर की बेरोजगारी की परिस्थितियों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये तमाम सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर चुके हैं और कॉरपोरेट की रईसी और इस देश की गरीबी के बीच असमानता का पैमाना दुनिया के मानचित्र पर लगातार झूल रहा है। लेकिन इन मुद्दों से हटकर अगर योगी आदित्यनाथ जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए करते हैं या उन्होंने कर दिया, तब आप समझ पाएंगे कि क्यों भारत की राजनीति में मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी और उसके तमाम नेता अपनी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई, अपने आप को बरकरार रखने की लड़ाई और विपक्ष और राहुल गांधी को निशाने पर लेकर अपनी ताकत का इजहार करने की सोच कैसे लिए हुए हैं। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। तो क्या राजनीतिक संकट बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ के सामने भी खड़ा है? क्या यह संकट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के सामने भी है? क्या यह संकट संसद को पर्दे के पीछे से चलाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह की लॉबी का भी है? क्या यह संकट प्रधानमंत्री की उस राजनीतिक व्यवस्था को लेकर भी है जहां इस देश के भीतर उठते हुए मुद्दे जनता के भीतर इस सवाल को खड़ा कर नहीं पा रहे हैं कि आखिर किसके आश्रय वह इस देश की परिस्थितियों को ठीक करें? और शायद यह सवाल ही बरकरार रहे, इसीलिए विपक्ष की साख, उसकी छवि, उसकी राजनीतिक जमीन और उससे जुड़े मुद्दों को एक झटके में सत्ता खारिज करने में लगी हुई है। ये सारे सवाल हो सकते हैं क्योंकि अतीत का कुछ पन्ना अगर खोलिएगा तो एक वक्त वाकई सरकार ने बड़ा पैसा लगाया राहुल गांधी की छवि को बदनाम करने के लिए। वो दौर पप्पू के तौर पर था।
इस दौर में एक नया शब्द योगी आदित्यनाथ गढ़ रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, संसद के भीतर से लेकर हर चुनाव के भीतर गूंजता हुआ संविधान है। इस देश में अधिकारों के हक का सवाल पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ लगातार जिस तरीके से जुड़ता चला गया, उसने हर किसी को उस अल्पसंख्यक की कतार में लाकर खड़ा कर दिया जहां बीजेपी एक वक्त 2014 से कहती चली आई हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। और इस बात की जानकारी ओबीसी, एससी, एसटी को कभी नहीं थी कि उनकी परिस्थिति भी आर्थिक सामाजिक तौर पर ऐसी एक वक्त आ जाएगी जब उनके मुद्दों पर भी देखना तो दूर, उन मुद्दों को संसद के भीतर छूना तो दूर, इस देश के भीतर नीतियों के आश्रय भी उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा। दरअसल यह सवाल याद कीजिए तो चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने खुद ही उठा दिया था। जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? दरअसल यहां पर दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि राहुल गांधी उस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं जिसमें वो मानकर चलते हैं कि जनता एक दिन समझ जाएगी, और जनता जिस दिन समझ जाएगी उस दिन इस देश की राजनीति को वह पलट डालेगी, क्योंकि जिस राजनीतिक लकीर को वह खींच रहे हैं उसमें जनता की भागीदारी और वह भी उसकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी होगी, और यह कमोवेश हर क्षेत्र में होगा। लेकिन क्या यह संभव है या यह कितना संभव है, यह सवाल राहुल गांधी से जुड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ यह राजनीति ने अगर रंग पकड़ लिया तो फिर मौजूदा बीजेपी सत्ता के सामने शायद सबसे मुश्किल हालात होंगे। और इस मुश्किल हालात के भीतर का अनूठा सच यह है कि इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थान या तमाम इंस्टीट्यूशन भर नहीं, बल्कि बीजेपी के वो तमाम नेता जो अलग अलग जगहों पर निर्णायक कुर्सी पर बैठे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे पार्लियामेंट के भीतर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो, हर को अपनी भूमिका इस रूप में निभानी है जहां पर निशाने पर विपक्ष और राहुल गांधी को इस तर्ज पर लेना है जहां पर उनकी छवि, उनकी साख, उनकी राजनीति, इस देश के मुद्दे एक झटके में मुद्दे गायब हो जाएं और इसके आश्रय ढह डाला जाए पूरा विपक्ष। इसीलिए हर कोई की अपनी जिम्मेदारी, उसकी अपनी नौकरी, उसकी अपनी कुर्सी, और कुर्सी के साथ टिकी हुई वह सियासी लकीरें हैं जिस पर उसे चलना ही है, अन्यथा वो खिसक जाएगी। यह धमकी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हो सकती है, यह चेतावनी तो स्पीकर ओम बिरला को भी हो सकती है, यह परिस्थिति तो संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को भी हो सकती है, यह परिस्थितियां तो जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है बीजेपी के उनके साथ भी जुड़ सकती है। तो ध्यान दीजिए, पूरी लकीर बीजेपी की सत्ता के आश्रय अलग अलग पदों पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति, वो आपको राज्यपाल लगे, वो मुख्यमंत्री लगे, वो स्पीकर लगे, वो संसदीय मंत्री लगे या अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर, सबकी कार्यप्रणाली का तरीका एक ही है। निशाने पर इस तरीके से विपक्ष को लेना है वो मुद्दा ना उठा पाए, और मुद्दा उठाने की ताकत रखने वाले राहुल गांधी की छवि और साख को इतना डाइल्यूट इस तर्ज पर कर दिया जाए कि पूरी बहस उसी पर आकर टिक जाए और बाकी बातें गौण हो जाए। राजनीति का यह मिजाज आजादी के बाद कभी नहीं था जो इस वक्त है। शायद जनता समझे, शायद बिल्कुल नई लकीर के साथ आने वाले दिनों में राहुल गांधी समझ जाएं कि अब लोकतंत्र की यह इमारत सिर्फ इमारत भर है, तो क्यों नहीं लोकतंत्र का नया पाठ अपने तरीके से एक नई अपनी इमारत के आश्रय बना दिया जाए। इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।